पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की जो वैकेंसी आई है, अगर उसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए फॉर्म अप्लाई की जीडीएस की, जो कि भारतीय डाक विभाग के एक पद होता है, क्या फायदे है क्या नुकसान है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको देख लिया होंगे और उन वीडियो के अंदर आपको तरह तरह की बातें, तरह तरह के ज्ञान देखने को मिल गया होगा, क्योंकि इस भर्ती से ज्यादा टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। यूट्यूब पर सर्च किया तो इतने सारे वीडियो, इतने आप आज इस वीडियो पे है तो आपको बेसिक चीज मिलेगी। ना कोई टीआरपी बढ़ाने का मामला, दिल करे तो वीडियो को लाइक कर दे, आपका दिल ना करे तो मत करना। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर देना। जो नए जीडीएस में जिसने फार्म भरा है, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसी पोस्ट है। इसमें फार्म भरने के बाद अगर हमारा नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो जीडीएस की जो पोस्ट होती है, ये केंद्र सरकार के भारतीय डाक विभाग है उसकी पोस्ट होती है। कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं हो, आप कोई संविदा कर्मचारी भी नहीं हो, आप एक केंद्र सरकार के कर्मचारी हो। विभागीय कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलती है 8 घंटे की ड्यूटी करने का, उनसे आपको थोड़ा अलग रखा गया है। अलग क्यों रखा गया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया काफी पुराने समय से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने से ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया चल रहा है। जो जीडीएस का पद है, ये भी बहुत पुराने समय से बनाया गया है। यानी कि पुराने समय में जब डिपार्टमेंट को डाक डिलीवर करने का या गांव में कुछ कर्मचारियों को लगाने का काम सौंपा गया था, डाक बांटने के लिए और गांव में डाक के चीटियां वगैरह पहुंचाने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा लोगों को रखा गया था, जिनको किस हिसाब से रखा गया था कि उनको घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, पहले जैसे 1 घंटे उनको काम करना था, 1 घंटे की उनको सैलरी मिलती थी। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ जीडीएस को 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे जैसे ड्यूटी का होर्स बढ़ता गया। और जिस डिपार्टमेंट में जो जीडीएस पोस्ट है, इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट पोस्ट भी कहा जाता है। यानी आप एक विभाग के कर्मचारी हो, लेकिन जो जीडीएस पद है वो पूरी तरह से विभागीय पद नहीं है। ठीक है, आप कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं हो। ये जो पद है जीडीएस का, ये एक सरकारी पद है और आप एक सरकार के कर्मचारी हो। आपकी सैलरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया द्वारा बनाई जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा आपकी सैलरी बनेगी, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा कर्मचारी हो। ये अभी भी टप्पा लगा हुआ है इस जीडीएस पोस्ट के ऊपर, इसलिए आपका बेसिक पे नहीं होता, आपका टीआर से होता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होता है, जिससे टाइम के हिसाब से आपको दिए जाने वाला भत्ता कहा जाता है। टीआर से मिलता है, आपको बेसिक पे नहीं होता है। सौदा वेतन लगाता, उसमें कमेटी बैठती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, उसके अंदर भी जीडीएस को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाहर अलग एक रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनके नाम से कमल कमेटी बनाई गई थी। 8वें वेतन में जीडीएस को शामिल किया जाना चाहिए। अगर शामिल कर देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट हो जाएगी। आगे संघर्ष की बात की जाए जीडीएस की, तो काफी समय से, आपसे पहले जितने पुराने जो जीडीएस है इसमें, उन लोगों ने बहुत समय से संघर्ष किया है। संघर्ष करते करते वो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी इन्हें विभागीय कर्मचारी होने का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। जीडीएस के पद पर आप रहते हो तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी, हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। उसके अनुपात में आपको डिपार्टमेंट कुछ भत्ते देती है, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस को चलाने के लिए 500 रुपये आपको किराया मिल जाएगा, लेकिन आपको रहने के लिए अलग से कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा। हाँ, इतना है कि आपको डे अलाउंस जरूर मिलेगा। आपके जो टीआर से है, यानी कि बेसिक है, उसके साथ आपको डीए मिल जाएगा, साइकिल अलाउंस मिल जाएगा। चिल्ड्रन अलाउंस भी देने लगे, पिछली बार से देना स्टार्ट हुआ था, काफी पहले लागू कर दिया था और बहुत समय बाद देना स्टार्ट किया था। लेकिन जो चिल्ड्रन अलाउंस जो विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनको तकरीबन 2 बच्चों का 17,000 के लगभग मिलता है। लेकिन अगर आप जीडीएस में आते हैं तो भविष्य में जो जीडीएस में अभी जो दिया जाने वाला जो भत्ता है वो 12,000 है, यानी कि 2 बच्चों का, तो बहुत कम रहता है। इसलिए जीडीएस के पद में आने से पहले आपको इन चीजों का भी आकलन करना चाहिए। लोगों को पता है कि अगर बेरोजगार अगर आप बैठे हो तो इस भर्ती में आपको आना चाहिए और आपको अपनी अदर कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीडीएस में आ रहे हो और इसी में ही लगे रह जाओ। बाकी समय पहले मिल जाता था स्टडी करने का, अब जीडीएस में अगर आप आते हो, अभी की जो सिचुएशन है, ये प्लान नई डील होती है, अमेजन से भी डील हो चुकी है, और भी डिपार्टमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक में कनेक्ट हो चुका है, तो उनकी भी सारी सुविधाएं जीडीएस लोगों को ही पब्लिक तक पहुंचानी है। खाते भी खोलना पड़ेगा, आप बीपीएम में अगर आते हो, वहाँ टारगेट भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और टारगेट को तो ये मान के चलो, पहले जैसे हम जॉब करते थे 2014-15 में, उसमें पूरी साल में 1 या 2 बार टारगेट आते थे, 2 या 3 बार। लेकिन वर्तमान समय में
ऐसा ही है कि आपको हर महीने में लगभग खाते खोलना ही है। हर महीने आपके टारगेट आते रहेंगे, आपके आईपीओ सर, मेल ऑफिसर सर, जो भी आपके ऊपर के अधिकारी है वो आपको प्रत्येक महीने कॉल भी करते रहेंगे, आपको टारगेट रहना होगा। बात ऐसी नहीं है कि आप प्रेशराइज होंगे, ना करने वालों के लिए वो प्रेशराइज होता है। अगर आप अपने गांव में अच्छी पकड़ कर लेंगे, जहां आपकी ड्यूटी वहां के माहौल में आप डल जाएंगे, तो अपने आप खाते भी आते रहेंगे और आपकी ड्यूटी भी होता रहेगा। ऐसा बात नहीं है, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक अच्छी जॉब भी रहती है, जैसे कोई पंचायत होती है, पंचायत में कोई भी पद होता है तो बीपीएम की पद भी अपनी एक वैल्यू रखता है, ठीक है। आप इतना छोटा मोटा पद ना समझिएगा। ग्राम पंचायत में भारतीय डाक विभाग के आप एक हेड होंगे, यानी कि भारतीय डाक विभाग की जो सेवा देने के लिए आप एक मुखिया होंगे, मुख्य कर्मचारी होंगे, आप वहां के ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे, शाखा डाकघर के आप एक शाखा डाकपाल होंगे। एक अच्छी छवि अगर आप बना के चलते हो तो ये आपका काम भी आसान हो जाएगा और गांव में अच्छी आपकी पहचान भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बीपीएम के साथ अगर एबीपीएम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वर्तमान समय में क्या है कि एबीपीएम पद धीरे धीरे कुछ अलग ही किया जा रहा है। देखिए पहले क्या होता था कि बीपीएम के अलावा जो एबीपीएम होते थे उनकी सैलरी ज्यादा होती थी। जो एबीपीएम एसओ में काम करते थे उनको जैसे कि 4220 बेसिक मिलता था और उस समय बीपीएम को 3600 मिलता था, लेकिन जैसे 7वां वेतन एबीपीएम को सिर्फ 10,000 ही रख दिया गया, चाहे वो एसओ का हो चाहे फिर बीओ का हो, उनको 10,000 ही बेसिक मिल रहा है और बीपीएम को 12,000 मिल रहा है। लेकिन पहले के हिसाब से अगर अभी भी रखा जाए सिस्टम, तो जो एसओ में काम करते हैं, जो सब ऑफिस में काम करते हैं, जो हेड ऑफिस में काम करते हैं, डाक सेवक जिन्हें हम बोलते हैं, उनको 12,000 बेसिक मिलना चाहिए बीपीएम को, और जो बीओ में करते हैं उनके लिए 10,000 होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे काफी चेंजेस हो चुके हैं और अब तो और भी ज्यादा बीपीएम के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। आरएमएस में काम करने वाले लोगों को अब डाक सेवक के रूप में दर्जा दिया जाने लग गया, उनको 12,000 उनका बेसिक होता है। बड़ी सिटीज होती है, वहां पर जो सिटी के जो पोस्टमैन होते हैं उनके एनडीसी लगा दी गई है, जैसे नोडल डिलीवरी सेंटर होता है, जैसे एनडीसी होता है कि जहां से डायरेक्ट वो फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह जो पार्सल घर तक पहुंचाते हैं, उन्हें बाइक वगैरह मिलती है। सेम वही अब यहाँ गांव में जीडीएस के साथ भी किया जा रहा है, यानी कि जो भी एबीपीएम है उनके लिए आईडीसी की नियुक्ति की गई है, यानी कि 2-4 एबीपीएम ऐसे होंगे जो आसपास के ऑफिस होंगे, 10-15 ऑफिस, उनकी डाक को लाने ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। पहले ये बस से होता था और इसके अलावा कुछ जीडीएस को एरिया भी दिया जाएगा जहां वो डाक डिलीवरी करेंगे। धीरे धीरे बहुत कुछ अपग्रेड होगा डिपार्टमेंट में, वो जैसे जैसे अपग्रेड होगा वैसे वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर अपग्रेड हो रहा है तो आपके लिए नुकसान होगा, आपको अपनी ड्यूटी करना है, बस ड्यूटी 3-4 घंटे की ड्यूटी है, उतना उस हिसाब से काम आपका डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो बीपीएम लोग हैं उनको अपने एक निर्धारित ऑफिस होता है और उस निर्धारित ऑफिस में आपको बैठकर वहां पर काम करना है, खाते भी खोलना है, वहाँ की डाक भी डिलीवरी करनी है, वहाँ की पार्सल आएंगे उनको भी देना होगा, आपको टारगेट भी करना होगा, आईपीबी के भी, आधार की अगर आपकी आईडी बनती है तो वहाँ आप आधार भी बना सकते हो, और भी बहुत सारी योजना होती है, बीमा होते हैं, स्कीम्स होती है। जितना आप करना चाहो उतना बेस्ट देने की अगर आप कोशिश करोगे तो एक बहुत सारी योजना होती है डिपार्टमेंट में और उनको पब्लिक तक पहुंचाना आपका काम होगा। तो दीपावली का बोनस भी मिलेगा, इस पोस्ट पर आप आते हो तो आपको दीपावली का बोनस भी मिलता है। आपके प्रत्येक साल में इंक्रीमेंट भी बढ़ता है 3%, 2 बार डी इंक्रीज होता है, उसमें कभी 3% कभी 4% डी इंक्रीज होता है और 8वां वेतन लगता है। तो अभी कोई फिक्स नहीं है, यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक अंदाज लगाया जाए, जेडीएस है उनका 8वां वेतन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 30,000 के अराउंडिंग सैलरी उनकी टच हो जाएगी। ये मुझे भी विश्वास है और उम्मीद हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। अभी कुछ लेटर यूट्यूब पर आप देखेंगे, उसके लिए मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। डिमांड थी गाइस, डिमांड बहुत, पिछली बार भी जो वेतन लगाया था उसके लिए डिमांड तो बहुत सारी की गई थी, उनमें 50% डिमांड पूरी हुई है और वो भी 1 या 2 साल लगे थे, क्योंकि कमेटी है हमारे अलग बैठाई गई थी। और सबसे पहले इस बार जंग ये होगी कि जो जीडीएस है उनको जो केंद्र सरकार की जो कमेटी बैठ रही है 8वें वेतन की, उसमें उनको शामिल कर दिया जाए, वो एक सबसे बेस्ट रहेगा। अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद भी पिछली बार की तरह जीडीएस के लिए अलग कमेटी बैठाई जा सकती है और जो डिमांड का चार्ट होता है उसमें से जो डिमांड सपोर्ट होगी, इस बार काफी अच्छी तरीके से डिमांड रखी गई है। उनमें से अगर 70-80% भी अगर डिमांड को मान लिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा तो जीडीएस के आने वाले समय में काफी स्थिति बेहतर हो जाएगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो अब आपके लिए बैक टू बैक डिटेल वाइज आएंगे, बीपीएम के वर्कलोड से संबंधित भी आएगा, एबीपीएम वर्कलोड से संबंधित भी आएगा, बीपीएम एबीपीएम के टारगेट और उनके अलावा आपके विजिट वगैरह सारे सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाए। जो भी बात होती है आपको बेसिक सीधे से शब्दों में बताएंगे।